हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग द एज ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इक्वलिटी और फ्रीडम के आइडियाज पूरे यूरोप में फैलते जा रहे थे। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को बताया कि सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो 100-200 साल पहले से चल रहा हो वही आगे भी चलेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वो सारे पॉसिबिलिटीज खोल दिए जिनसे समाज में बदलाव आ सकता था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी एस्टेट्स में और ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। एरिस्टोक्रेट्स यानी कुलीन वर्ग और चर्च के हाथों में सोशल और इकोनॉमिक पावर थी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. जैसे ही रिवॉल्यूशन हुआ वैसे ही समाज में परिवर्तन के चांसेस दिखने लगे। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. पूरे विश्व में, यूरोप और एशिया में भी इंडिविजुअल राइट्स पे और किसके पास सोशल पावर रहेगा, इस पर डिस्कशंस होने लगे। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में
व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय and Derozio talked of the significance of the French Revolution, and many other debated the ideas of post-revolutionary Europe. भारत में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस की बात करते थे। यूरोप में रिवॉल्यूशन के बाद जो नए विचार पनपे, उन पे भारत में बहुत सारे लोग डिस्कशंस करते थे। उन्हें लगने लगा था कि लोगों में दम है और रिवॉल्यूशन में वो चेंजेस लाने वाले पोटेंशियल हैं। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। आगे चलकर डिफरेंट कॉलोनीज में जो भी इवेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुई, इन सब ने भी इन विचारों को प्रभावित किया और एक नया रूप प्रदान किया। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। नॉट एवरीवन इन यूरोप, हाउएवर, वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में हर कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था सोसाइटी का, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. सोसाइटी में चेंजेस को लेकर लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ मानते थे कि थोड़े बहुत चेंजेस जरूरी हैं, और वे चाहते थे कि ये चेंजेस ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे हो, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि सोसाइटी में रेडिकल चेंजेस आए। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वेयर लिबरल्स और रेडिकल्स। इनको कंजर्वेटिव्स बोला गया और कुछ को लिबरल और रेडिकल बोला गया। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स थे तो कुछ उदारवादी लिबरल्स या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। What did these terms really mean in the context of time? What separated these strands of politics and what linked them together? उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे, और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, इन सब के बारे में हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. देखिए, अलग अलग टाइम में इन टर्म्स का मतलब अलग अलग होगा। 18th सेंचुरी फ्रांस में, यूरोप में इन शब्दों का जो मतलब रहा होगा, 21st सेंचुरी में इन शब्दों के मतलब में व्यापक बदलाव आए होंगे। यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. हम इस चैप्टर में 19th सेंचुरी के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को देखेंगे और ये समझेंगे कि इन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ने कैसे चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण
राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. इसके बाद इस चैप्टर में हम एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट को समझेंगे जिसने सोसाइटी में रेडिकल चेंजेस लाने का प्रयास किया था। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म यानी समाजवाद 20th सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया बन गया था जिसने सोसाइटी में परिवर्तन लाया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स। लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस। लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहां पे सभी धर्म बराबरी के साथ रह सके, सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान मिले। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। We should remember that at this time, European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यूरोपियन स्टेट्स उस वक्त किसी एक धर्म को फेवर करते थे। ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करती थी, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। शायद अब जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स लोग डायनेस्टिक रूलर्स यानी मोनार्क के अनकंट्रोल्ड पावर के विरोधी थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. लिबरल्स चाहते थे कि लोगों को उनके इंडिविजुअल राइट्स मिले ताकि गवर्नमेंट लोगों को परेशान ना कर सके। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। They said that government should not be given the right to violate or snatch anyone's rights. लिबरल्स का कहना था कि गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति के राइट्स को वायलेट कर सके। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें
जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जहां पे ट्रेंड जुडिशियरी हो और सब रूलर्स और उनके ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is, the right of every citizen to vote. लेकिन फिर भी ये लिबरल्स डेमोक्रेट्स यानी लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज में वे बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब होता है हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलना। पर ये समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। दे फेल्ट men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. इनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार केवल उन पुरुषों को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। वे महिलाओं के लिए भी वोट का अधिकार नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे महिलाओं के लिए वोट भी नहीं चाहते थे। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. रेडिकल्स वे लोग थे जो ये चाहते थे कि एक राष्ट्र में सरकार उस राष्ट्र के मेजोरिटी पॉपुलेशन के समर्थन से बने। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मेनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट्स। इनमें से बहुत से लोग महिलाओं के वोटिंग राइट्स के सपोर्ट में थे। उन्होंने वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। सफ्रेगेट मूवमेंट, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। वुमेन के लिए वोट डालने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए चलाया गया मूवमेंट। मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. लिबरल्स लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को जो प्रिविलेजेस मिलते थे उसके सपोर्ट में थे, बट रेडिकल्स ने इन प्रिविलेजेस का विरोध किया था। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few. Radicals प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट वे कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी के कंसंट्रेशन के विरोधी थे। उनका मानना था कि प्रॉपर्टी को इक्वली सब में बांटना चाहिए ताकि सभी को उनका लाभ मिल सके। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स लोग लिबरल और रेडिकल दोनों के विरोधी थे। कंजर्वेटिव्स वे थे जो चेंजेस नहीं चाहते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। After the French Revolution, however, even conservatives
had opened their minds to the need for change. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स भी परिवर्तन के जरूरत को मानने लगे थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे. Earlier, in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. अर्ली 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स बदलाव के विचारों का विरोध करते रहे हैं. पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे. By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. 19th सेंचुरी आते आते कंजर्वेटिव्स परिवर्तन को जरूरी मानने लगे थे, मगर उनका कहना था कि हमें अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो चेंजेस लाने हैं उनकी प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए. लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो. Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में चेंजेस लाने को लेकर जो सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, वहां इन विचारों के बीच काफी टकराव पैदा हुए. फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. 19th सेंचुरी में जो चेंजेस लाने का प्रयास किया गया, नेशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास किया गया, उसने कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल सबके पॉलिटिकल टेंडेंसीज की लिमिटेशंस और पोटेंशियल को स्पष्ट कर दिया. 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन. These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, वो सब नए टाइम का संदेश दे रहे थे. इस टाइम में बहुत गहरे लेवल पे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होने थे. ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे. ये दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. ये ऐसा वक्त था जब नई सिटीज आएंगी, वहां पे इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो रहे थे, रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था. ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तब फैक्ट्रीज में पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी काम करने पहुंचे.
क्योंकि फैक्ट्रीज में लेबर चाहिए था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। वर्किंग आवर बहुत लंबा था, बट उस हिसाब से वेजेस नहीं मिलते थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, particularly during times of low demand for industrial goods। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था। जिस वक्त इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाती, तब अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। बहुत तेजी से सिटीज फैल रहे थे। इस वजह से हाउसिंग फैसिलिटीज और सैनिटेशन की प्रॉब्लम सामने आ रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। रेडिकल और लिबरल्स इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लगभग सभी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड थी, प्राइवेट ओन्ड थी, गवर्नमेंट या फिर किसी कोऑपरेटिव द्वारा ओन्ड नहीं थी। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। Liberals and radicals themselves were often property owners and employers। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के ही पास प्रॉपर्टी थी और उनके वहां बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहां बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। उन्होंने ट्रेड करके इंडस्ट्रीज से वेल्थ एक्वायर की थी, तो वे चाहते थे कि इस तरह के एफर्ट को बढ़ावा दिया जाए, लोग भी इन प्रयासों में इन्वॉल्व हो। उनका मानना था कि अगर मजदूर स्वस्थ है, नागरिक पढ़ा लिखा है, तो इसका बेनिफिट इकोनॉमी को मिलेगा। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise। ये लोग बाई बर्थ मिलने वाले प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर, एंटरप्राइज के दम पर एक इंसान अपनी पहचान बना सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। If freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop। इनका यह भी मानना था कि अगर व्यक्तियों को
फ्रीडम दिया जाए, गरीबों को रोजगार दिया जाए, जिनके पास कैपिटल यानी पैसा है वे बिना रोक टोक के काम कर पाए, तब सोसाइटी आराम से डेवलप कर सकता है। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. अर्ली 19th सेंचुरी में जो पुरुष महिलाएं चेंजेस देखना चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे, वे इन रेडिकल और लिबरल ग्रुप्स के साथ जुड़ने लगे, अपने पार्टीज बनाने लगे। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। Some nationalists, liberals, and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. 1815 में यूरोप में जिस प्रकार की सरकारें बनी उससे छुटकारा पाने के लिए नेशनलिस्ट, रेडिकल्स, लिबरल्स का मानना था कि इसके लिए रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में मोनार्क्स थे तो उनको हटाने के लिए लोग रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी हो गए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. नेशनलिस्ट ऐसे रिवॉल्यूशन की बात करते थे जिससे एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना हो जहां पे सभी नागरिक को इक्वल राइट्स प्राप्त हो। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। आफ्टर 1815, गिुसेप्पे मैज़िनी and Italian nationalists conspired with others to achieve this in Italy. 1815 के बाद एक इटालियन नेशनलिस्ट गिुसेप्पे मैज़िनी ने अपने सपोर्टर्स के साथ बातचीत करके रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे और मोनार्की को हटाना चाहते थे। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिुसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। भारत के नेशनलिस्ट भी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आना। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. सोशलिज्म एक फार रीचिंग विजन प्रदान करता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention.
यूरोप में मिड 19th सेंचुरी तक सोशलिज्म के विचार काफी अच्छे से फैल चुके थे और इन विचारों ने लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Why? सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सभी समस्याओं की जड़ है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? Individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. उनका कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और इससे लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जिसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसके लिए काम करते हैं। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। So if society as a whole, rather than single individuals, controlled property, more attention would be paid to collective social interests. उनका मानना था कि किसी प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति के बजाय अगर सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल करे तो सबके भलाई के लिए काम किया जा सकता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। सोशलिस्ट्स वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। सोशलिस्ट इस तरह का परिवर्तन चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कैंपेन भी चलाया था। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? Socialists had different visions of the future. सोशलिस्ट्स के पास फ्यूचर को लेकर डिफरेंट विजन्स थे। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. कुछ लोग कोऑपरेटिव्स यानी सामूहिक उद्यम के आइडियाज में बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने न्यू हार्मनी इन इंडियाना नाम का कोऑपरेटिव बनाने का प्रयास किया था। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. कुछ सोशलिस्ट्स का मानना था कि वाइड स्केल पे इंडिविजुअल एफर्ट से कोऑपरेटिव नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को रिप्लेस करके उसके जगह पे कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. Cooperatives ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मिलकर काम करते हैं, मिलकर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने काम के हिसाब से प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंग्लिश एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंग्लिश ने नए विचार प्रस्तुत किए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलिस ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी अपने नेचर में कैपिटलिस्ट है। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। Capitalists owned the capital invested in factories, and the profit of capitalists was produced by workers. उनका कहना था कि फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसे कैपिटलिस्ट ओन करता है और फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनके वजह से जो प्रॉफिट होता है उससे कैपिटलिस्ट को फायदा होता है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. उनका कहना था कि जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा तब तक वर्कर्स की कंडीशंस नहीं सुधर सकती। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स को अपनी कंडीशन सुधारने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू construct a radically socialist society where all property was socially controlled. मार्क्स का मानना था कि अगर वर्कर्स को खुद को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से छुड़ाना है तो वर्कर्स को एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना पड़ेगा जहां सभी प्रॉपर्टी पे सोसाइटी का नियंत्रण होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इस तरह के सोसाइटी को
कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा गया। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। He was convinced that workers could triumph in their conflict with capitalists. मार्क्स को भरोसा था कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में होने वाले इस कन्फ्लिक्ट में जीत वर्कर्स की ही होगी। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870s में सोशलिज्म के विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स socialists formed an international body, namely the Second International. समाजवादी यानी सोशलिस्ट्स अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेटेड और यूनिफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी का गठन किया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for better living and working conditions. इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स एसोसिएशंस बनाने लगे जिससे वे बेहतर वर्किंग और लिविंग कंडीशंस के लिए लड़ सकें। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. उन्होंने फंड सेटअप किए ताकि मुश्किल के समय वर्कर्स की मदद कर सकें और उन्होंने वर्किंग आवर्स को कम करने और वोट डालने के अधिकार की डिमांड की। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। इन जर्मनी these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. जर्मनी में इन एसोसिएशंस ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम किया और उन्हें पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में भी मदद किया चुनावों के दौरान। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना की और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. 1914 तक सोशलिस्ट्स यूरोप में कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives
लिबरल्स एंड रेडिकल्स। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव जीतते रहे। उनके विचारों ने लेजिस्लेशन को भी इन्फ्लुएंस किया, लेकिन सरकार कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स ही चलाते रहे। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ये 1871 के पेरिस कम्यून का पेंटिंग है। It portrays a scene from the popular uprising in Paris between March and May 1871। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। This was a period when the town council, Commune of Paris, was taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स एंड अदर्स। इस पीरियड में टाउन काउंसिल, जिसे कम्यून भी कहा जाता था, उस पर पीपल्स गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था, जिसमें वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और दूसरे लोग शामिल थे। ये ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। The uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of the French state। फ्रेंच स्टेट के पॉलिसीज के अगेंस्ट ये अपराइजिंग हुआ था। ये उथल-पुथल सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष के कारण हुई। The Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists the world over as a prelude to socialist revolution। पेरिस कम्यून को गवर्नमेंट ट्रूप्स ने क्रश कर दिया, फिर भी सोशलिस्ट ग्रुप ने इसको सेलिब्रेट किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि पेरिस कम्यून सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का प्रील्यूड है। अब इसके बाद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होगा। पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। द पेरिस कम्यून इज ऑल्सो पॉपुलरली रिमेंबर्ड फॉर टू इंपॉर्टेंट लीगेसीज। वन, फॉर इट्स एसोसिएशन with the workers' red flag, that was the flag adopted by the communards revolutionaries in Paris. 2. For the Marseillaise, originally written as a war song in 1792, it became a symbol for the commune and of the struggle for liberty। पेरिस कम्यून को दो वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इस घटना से हुआ। कम्यूनिकारियों ने अपने लिए यहां झंडा चुना था। 2, मार्सिले के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।